Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am freelancer Madhvi, and today we are going to learn interesting subject, and the subject is uh, मैक्सिमम टाइम लोग कहते हैं कि नेविगेशन बहुत डिफ़िकल्ट है, समझ में नहीं आता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती ही नहीं हैं, जो कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं। जैसे कि आ, अगर किसी वेंडर के अगेंस्ट में कोई इनवॉइस पोस्ट हुआ है तो मुझे जानना है कि उसका बेस अमाउंट क्या है, उस पर कितना टैक्सेशन लगा है, और अगर कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है तो कितना डिडक्ट हुआ है। इतनी बेसिक सी चीज़ भी मुझे नहीं मिलती है नेविजन में। तो इसका आंसर है, आपको ये चीज़ें इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आपको ये चीज़ें ढूंढनी कैसे है नेविजन में, आपको ये नहीं पता है। तो मान लेते हैं जैसे कि एक मेरे सामने स्क्रीन खुला हुआ है, वेंडर्स, आपका सप्लायर जिससे आप सामान ख़रीदते हो, गुड्स ख़रीदते हो, सर्विसेज लेते हो। तो अगर हम इसे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए एक सप्लायर मान लें, तो ये जो मेरी वेंडर लिस्ट है, बहुत लोग इसे क्रेडिटर भी बोलते हैं। तो हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे दिल्ली पोस्ट मास्टर का एक कार्ड मैं खोल रही हूँ। ये मैंने कार्ड खोला और मुझे जानना है कि इसके अगेंस्ट में आज तक कितनी इन्वॉइसेस पोस्ट हुई हैं, इसका आउटस्टैंडिंग कितना है, इससे रिलेटेड कम्युनिकेशन डिटेल्स क्या हैं, ये किस कंट्री से रिलेटेड है, इसका स्टेट क्या है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं, या इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, मुझे कहाँ दिखेगा। तो ये जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें वेंडर लिस्ट जो मैंने खोल रखी थी पहले, आपको सर्च बॉक्स यूज़ करना है, वेंडर्स टाइप करने हैं। वेंडर्स जैसी सिलेक्ट होके आता है स्क्रीन पे, आपको क्लिक करना है और वो लिस्ट जिस पर अभी थोड़ी देर पहले हम थे, दिस लिस्ट, ये सर्च करने के लिए हमने क्या किया, हमने लिखा वेंडर्स। वेंडर्स पे हमने क्लिक किया, ये पेज खुल गया। और जैसे ये पेज खुला, मैंने सेलेक्ट किया। आप कर्सर से क्लिक करोगे, जैसे जैसे ये एक ब्लू कलर की लाइन से ये हाईलाइट हो रहा है, ये सिलेक्शन है। और अगर या तो आप डबल क्लिक कर सकते हो या एडिट बटन पे क्लिक कर सकते हो, दोनों तरह से ये कार्ड खुल जाएगा। जैसे ये कार्ड खुल जाता है, ये कार्ड भी बहुत सारे टैब्स में बटा हुआ है, जैसे जनरल, कम्युनिकेशन। आपको क्लिक करके देखने हैं वो सारे टैब्स, जनरल, कम्युनिकेशन, इन्वॉइसिंग्स, पेमेंट्स, रिसीविंग, फॉरेन ट्रेड एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो अगर हम वन बाय वन जाएं, पहले तो ये कार्ड, दूसरा इसकी जो स्क्रीन है, ये जो विंडो आपके सामने खुली है, होम टैब है, इसमें रिबन कह सकते हैं आप, एक्शन, नेविगेट, रिपोर्ट। सो आप वन बाय वन अगर चेक करोगे तो हर जो ये जो रिबन एरिया है, पैन एरिया है, जो इसमें आपको जैसे अगर इस वेंडर से रिलेटेड आपको कोई इन्वॉइस बनाना है, आप परचेस इन्वॉइस लिंक पे क्लिक कर दो, एक नया परचेस इन्वॉइस खुल जाएगा। आप उस पेज को यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली कनेक्टिविटी के लिए ये पेज है। परचेस ऑर्डर है, व्यू करना है, इस कार्ड को सिर्फ व्यू करना है, आप नहीं चाहते कि कोई एडिट करे तो व्यू मोड पे खोल के रखो। अगर एडिटिंग करनी है तो ऑलरेडी दिस इज़ इन एडिटिंग मोड, क्योंकि जो बटन डिसेबल है मतलब वो आप उसी चीज़ पे काम कर रहे हो। नेक्स्ट, न्यू, नया कार्ड बनाना है, नया वेंडर कार्ड बनाना है। डिलीट का ऑप्शन है, अगर आपके पास ऑथराइजेशन राइट्स है कि यू कैन डिलीट दिस कार्ड फॉर दिस पर्टिकुलर वेंडर, सो यू कैन डिलीट। अदरवाइज इफ़ यू हैवेंट एनी काइंड ऑफ परमिशन लाइक दिस, यू डोंट you cannot delete anything from this ERP software. So permission rights, user rights, it's mandatory to delete anything. And हम जो ERP पीपल्स होते हैं वो सबसे पहले क्या काम करते हैं कि डिलीशन राइट्स यूज़र, फ्रंट यूज़र्स के लिए बंद कर देते हैं कि वो कोई रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सके। तो ये दिस इज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर रिकॉर्ड, सेफ्टी ऑफ मास्टर कार्ड, सेफ्टी ऑफ डेटा। सो नेक्स्ट, पेमेंट जनरल, अगर आप कोई पेमेंट एंट्री पोस्ट करना चाहते हैं। परचेस जनरल, अगर कोई परचेस से रिलेटेड एंट्री पोस्ट करना चाहते हैं,
अप्लाई टेम्पलेट को टेम्पलेट बनाना चाहते हैं। अगर आप कोई वर्क फ्लो सिस्टम चला रहे हैं तो वर्क फ्लो असाइन कर सकते हैं कि इस कंडीशन पे ये एक्टिविटी होनी चाहिए, ये ट्रिगर अगर वर्क करेगा तो आगे क्या प्रोसेस होगा, ये सब डिफाइन करने के लिए अप्रूवल सिस्टम बनाते हैं। और बेस्ड ऑन द कंडीशंस वो अप्रूवल सिस्टम काम करता है और हम हायरार्की असाइन कर देते हैं कि किसके पास पहले अप्रूवल रिक्वेस्ट जाएगी, कौन अप्रूव करेगा, तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस होगा, या 1 to many अप्रूवल हो सकते हैं, अप्रूवर हो सकते हैं। तो यूज़र सेंड करेगा अप्रूवर रिक्वेस्ट, अप्रूवर अप्रूव करेगा और देन प्रोसेस वर्क फ्लो काम करेगा। तो ये एक अलग चीज़ है रिक्वेस्ट अप्रूवल। एंड डायमेंशंस, अगर आपके पास मल्टीपल प्रॉफिट सेंटर्स हैं तो आप वो भी प्रोसेस में लाकर सेटअप डिफाइन करके यूज़ कर सकते हैं। कमेंट्स, नरेशन, बहुत लोग कहते हैं कि वाउचर नरेशन ऑप्शन तो है नविजन में, लेकिन इनवॉइस स्क्रीन पर, ऑर्डर स्क्रीन्स पर कोई नरेशन ऑप्शंस नहीं है। अगर आप इनवॉइस और ऑर्डर स्क्रीन्स पर जाके मैक्सिमम नेविगेट टैब के अंदर हेडर एरिया में आपको मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर क्लिक करो। फर्स्ट लाइन की लिमिटेशंस है 50 कैरेक्टर्स, आप 50 कैरेक्टर्स का कमेंट्स एज नरेशन डाल सकते हो। और नेक्स्ट लाइन 50, नेक्स्ट 50 करके आप जितने कैरेक्टर्स डालना चाहते हो डाल सकते हो। और आप जब आप इसका प्रिंट आउट लोगे, जब आप प्रिंट करोगे डॉक्यूमेंट सेव करने के बाद, जब आप पोस्ट कर दोते पे, आप जब डॉक्यूमेंट पोस्ट कर देते हो यानी सेव हो जाता है नेविजन में। पोस्ट होने का मतलब है नेविजन में अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने पोस्ट किया तो उसका मतलब है वो सेव हो गया। तो जो रिकॉर्ड सेव हो जाता है, अगर आप उसकी हिस्ट्री देखोगे पोस्टेड इनवॉइसेस में, तो आपका कमेंट भी सेव हो जाता है। और आप जब उसका प्रिंट लोगे तो आप अपने टेक्निकल को कह दो कि कमेंट सेक्शन को प्रिंट आउट में एक कमेंट बॉक्स एक नरेशन की तरह आफ्टर द टैक्सेशन पोर्शन वो प्रिंट करवा दे, तो आपका ये नरेशन ऑन इनवॉइसेस ऑन ऑर्डर्स प्रिंट भी हो सकता है। नेक्स्ट, क्रॉस रेफरेंस आइटम के बीच हो सकता है, ट्रांजैक्शंस पार्टीज़ के बीच हो सकता है। नेक्स्ट, प्राइजेस, अगर आप वेंडर कार्ड के ऊपर आपको ये प्राइस मिल रहा है, इसका मतलब है ये परचेस प्राइस से रिलेटेड। इनवॉइस डिस्काउंट, इनवॉइस डिस्काउंट मतलब टोटल वैल्यूज़ जो आएगी उसके ऊपर आप अगर बिल वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट देना चाहते हो। लाइन डिस्काउंट, अगर आप होलसेल प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देना चाहते हो। लेजर एंट्रीज, जितनी भी पोस्टेड हिस्ट्री रिलेटेड एंट्रीज है आपको इसके अंदर मिल जाएगी। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स मीन्स अगर ये वेंडर कार्ड के ऊपर स्टैटिस्टिक्स बटन बना है तो वेंडर से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स आपको मिल जाएगी। जैसे राइट हैंड साइड में आपको ये स्टैटिस्टिक्स मिल रहा है, इसका कार्ड नंबर क्या है, बैलेंस क्या है, आउटस्टैंडिंग क्या है, इस तरह से ये सारी चीज़ें एक तरह से वेंडर स्टैटिस्टिक्स ही है। नेक्स्ट, परचेस से रिलेटेड चीज़ें, ईमेल एज अटैचमेंट, अगर आप अटैचमेंट के तौर पे इस कार्ड को मेल करना चाहते हो, अगर यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना चाहते हो। नेक्स्ट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इससे रिलेटेड डेटा भेजने के लिए। एंड नेक्स्ट, नोट्स, अगर आप कुछ देना चाहते हो। लिंक्स, लिंक्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक मेरे पहले वीडियो में डाल रखा है कि आप कैसे डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो थ्रू दिस लिंक ऑप्शन। You can attach any kind of web pages and directly connect from the particular link. Next, refresh, clear. सो इस तरह की चीज़ें हैं। आपको हर एक जो ये रिबन एरिया है उसके जो टैब्स है उसमें जाके आपको चेक करने होंगे कि क्या क्या ऑप्शंस आपको हेडर्स पे ही अवेलेबल है, कौन कौन से लिंक पे क्लिक करके कौन कौन से ये छोटे छोटे जो बटन्स आपको दिख रहे हैं एक तरह से एक्शन बटन्स ही हैं, इनके पीछे एक लिंक लगी हुई है और डायरेक्टली उस पेज को ओपन करने के लिए। सो यू कैन चेक, नेविगेट, सी डायमेंशंस है, ये वेंडर बैंक अकाउंट है, वेंडर का कांटेक्ट, उसका ऑर्डर एड्रेस, अगर आपका वेंडर को से जो सामान खरीदते हो, बिलिंग एड्रेस एंड शिपिंग एड्रेस अलग है तो आप ऑर्डर एड्रेस कोड यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप अलग एड्रेस पे बिलिंग कर सकते हो। तो जिस तरह आप कस्टमर के लिए शिप टू कोड यूज़ करते हो, यहाँ बिल टू कोड वेंडर के लिए यूज़ कर सकते हो और इससे आपका टैक्सेशन एक्यूरेट कैलकुलेट होगा। क्योंकि अगर वो लोकल वेंडर है लेकिन उसका बिलिंग एड्रेस आउट स्टेशन है तो आप IGST कैलकुलेट करवा सकते हो थ्रू द हेल्प ऑफ दिस ऑर्डर एड्रेस। तो आपको ये ऑर्डर एड्रेस डिफाइन करना होगा, लिंक करना होगा, और जब आपका परचेस इनवॉइस क्रिएट होगा तो हेडर एरिया में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करके अटैच कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स करने से वो कैलकुलेट होगा, इस तरह से आप वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट, इस तरह से प्रीपेमेंट परसेंटेज, ऑर्डर प्रीपेमेंट के लिए होता है ये।
अगर आप ऑर्डर का प्रीपेमेंट आपको मिल चुका है तो आप डायरेक्टली उसे असाइन कर सकते हो। एक 2-3 स्टेप्स है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो प्रीपेमेंट फंक्शनैलिटी आपको परचेस एंड पेबल्स के अंदर भी एक्टिवेट करनी होगी, इनवॉइस स्क्रीन पे एक्टिवेट करनी होगी, और पर्टिकुलर वेंडर के लिए वो परसेंटेज असाइन करना होगा। तो ये सारे स्टेप्स करने के बाद आप प्रीपेमेंट फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट कोटेशन है, अगर वेंडर कोटेशन है, ऑर्डर्स, रिटर्न ऑर्डर्स और मेमोज दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप दोनों यूज़ कर सकते हो या एक भी यूज़ कर सकते हो, ये आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ब्लैंकेट ऑर्डर्स। अगर आप एनुअल ऑर्डर जैसी फंक्शनैलिटी चला रहे हो कि उस एनुअल ऑर्डर से आप मल्टीपल ऑर्डर बनाओगे, तो रेगुलर एनुअल ऑर्डर्स के लिए आप ब्लैंकेट ऑर्डर यूज़ कर सकते हो। लेजर एंट्रीज पूरी की पूरी वेंडर्स की हिस्ट्रीज दिखेगी। इसी तरह से आइटम ट्रैकिंग, अगर आप आइटम ट्रैक करना चाहते हो कि ओरिजिन क्या था, नेक्स्ट ओरिजिन बनने के बाद या आपके पास पहली बार रिसीव होने के बाद वो नेक्स्ट कैसे 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 मूव हुआ आपके पूरे सिस्टम में, रिसीविंग के स्टोर पे हुआ, फिर उसकी मूवमेंट कहाँ हुई, अगर उस पर किसी तरह का लॉट और सीरियल नंबर असाइन है तो उसकी ट्रैकिंग। तो आप पूरा मूवमेंट जो है ओरिजिन टू डेस्टिनेशन तक का आइटम का मूवमेंट वो आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट रिपोर्ट, बहुत ही फेमस रिपोर्ट है वेंडर बैलेंस टू डेट, टू चेक द वेंडर्स आउटस्टैंडिंग। अगर आपको वेंडर आउटस्टैंडिंग चेक करना है तो आप पोस्टेड इनवॉइसेस वाइज पूरा डिटेल वाइज ये रिपोर्ट देख सकते हो। नेक्स्ट, बैक टू माय पॉइंट, दिस इज़ द वेंडर कार्ड एंड ये सब डिविजन्स हैं, इसके बहुत सारे आपको मिल जाएंगे इंफॉर्मेशन। सबसे पहले जनरल टैब जो है उसमें आपको मैक्सिमम सबसे पहले मिलता है कि आप नंबर कैसे असाइन कर सकते हो। आपके जो वेंडर्स का कोड है वो आप मैनुअल पे रख रहे हो या ऑटोमेटिक पे रख रहे हो। अगर ऑटोमेटिक पे रख रहे हो तो आप नंबर सीरीज़ डिसाइड कर सकते हो कि क्या नंबर सीरीज़ होगी, 1 बाई 1 वो कैसे आएगा, और +1 करके इंक्रीमेंट होगा तो वो पैटर्न क्या होगा। तो लास्ट से +1 होगा, तो लास्ट से +1 अगर होगा तो अगर मैंने V0000 डाला है तो +1 होगा, पहला रिकॉर्ड 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से +1 होता जाएगा और आपको डिफ़ॉल्ट पे टिक करना होगा तो ऑटो इंक्रीमेंट होगा जैसे आप न्यू करते हो और क्रिएट करते हो। तो इस नंबर सीरीज आप मैनुअल भी रख सकते हो अगर हर बार आपको कुछ अलग डालना है। डिफ़ॉल्ट नंबर सीरीज़ है, मैनुअल नंबर सीरीज़ है, एंड लास्ट ऑप्शन इज़ डेट ऑर्डर डिपेंड करता है कि आप अगर चाहते हो कि इसके ऊपर डेट ऑर्डर काम करे, अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर डेट की रिस्ट्रिक्शंस हो कि जैसे हम एक्सपायरी आइटम्स के लिए यूज़ करते हैं ना कि ये डेट, अगर वो पहले डेट आ गई जिस दिन वो एक्सपायर हो रहा है उसके बाद वो नंबर यूज़ नहीं होगा, उसी तरह नंबर सीरीज़ पे भी इस तरह की फंक्शनैलिटी है कि अगर मैंने डेट की रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो वो नंबर अगर यूज़ हो गया तो फिर वो डेट के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो पहले डेट आती है या पहले वो नंबर आता है, ये डिपेंडेंसी आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक करनी पड़ेगी। यू कैन यूज़ 1 or 2 सिनेरियो टू यूज़ दिस। सो नेक्स्ट, जनरल टैब पे पहले हमारी नंबर सीरीज़ असाइन हो गई। नंबर सीरीज़ सिंपल सी थी, 10,000, एंड नेम आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही आपके स्क्रीन पे नंबर आप क्लिक होता है और आप नेक्स्ट सेल पे आ जाते हो, किसी भी सेल पे, और वो नंबर सेव हो जाता है स्क्रीन पे, इसका मतलब है वो कार्ड क्रिएट हो गया, कार्ड सेव हो गया। उसके बाद आपको बाकी अदर डिटेल्स डालनी है टू पॉपुलेट दिस कार्ड इनटू एनी इनवॉइस स्क्रीन, वाउचर स्क्रीन, एंड टू कैलकुलेट टैक्स एंड अदर थिंग्स। सो वो सारी चीज़ें होंगी तो मैपिंग सही होगी और डेटा भी आगे ठीक से पोस्ट होगा। तो हमने डिस्क्रिप्शन या कहीं नेम डाल दिया टू रिकॉग्नाइज दैट पार्टी वेंडर। आपको एड्रेस डालना है, अगर एड्रेस में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपका टैक्सेशन जीएसटी वेंडर टाइप नहीं लेगा, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेगा, वो एड्रेस के बेसिस पे होता है, तो आपको ये डालना होगा वरना एरर्स आएंगी। नेक्स्ट, पोस्ट कोड। अगर आपके पास पोस्ट कोड है तो आप ये एक टेबल से कनेक्ट होता है, पोस्ट कोड के टेबल से। आप जैसे इसको लोगे तो पोस्ट कोड से कनेक्ट होके ये आपके पूरे सिस्टम में सिटीज़ इस कार्ड के थ्रू इस कार्ड का जो सिटी है पोस्ट कोड के बेसिस पे अपडेट होता है। तो अगर आपने पोस्ट कोड डिफाइन कर दिया तो वो आपकी सिटी ऑटोमेटिकली लेगा और उसके अकॉर्डिंगली हम कंट्री भी डिफाइन करते हैं। तो
सी, अगर आपको शॉर्टकट पता है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि आपने एक शॉर्टकट प्रेस किया एंड टैप किया, वो सिस्टम पे सेव हो जाएगा। स्टेट कोड की डिपेंडेंसी है लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, अगर आपके सिस्टम पे बनी हुई है ये लिस्ट तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने न्यू दिल्ली लिया है तो इसके बेसिस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो कोड है 2 डिजिट का फर्स्ट कोड फॉर द स्टेट पर्पस जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, वो इसके बैकएंड में हमने एज अ रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर द स्टेट कोड सेव कर रखा है। तो उसके बेसिस पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर डिफाइन करेंगे। जैसे एनडी यानी कि दिल्ली के लिए 07S फॉर द स्टार्टिंग, इसके बेसिस पे ही रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए इस वेंडर का, अदरवाइज सिस्टम सेव नहीं करेगा उसे टैक्सेशन टैब में। नेक्स्ट, अगर इससे रिलेटेड कोई कॉन्टैक्ट पर्सन है, न्यू दिल्ली, ये जैसे कि मैंने बोला कि सिटी आ जाएगी पोस्ट कोड के बेसिस पे। सर्च नेम, आप सर्च नेम यूज़ कर सकते हो। मैक्सिमम तो ये होता है कि जैसे आप नेम एंटर करोगे सर्च नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पॉपुलेट हो जाएगा। तो आप जैसे जब जब नेम में चेंज करोगे सर्च नेम भी ऑटो अपडेट होता है। तो अगर आप उस वेंडर का को 2 नाम से पहचानना चाहते हो तो यहाँ एक नया कॉलम एक्टिवेट कर लो जिसे नेम 2 कहते हैं, और इसके लिए आप अपना डेवलपमेंट मोड यूज़ करो और अपने टेक्निकल को बोलो कि वो एक नया फील्ड यहाँ एक्टिवेट कर दे जो इस पेज पर विजिबल नहीं है लेकिन इनबिल्ट ऑप्शन अवेलेबल है, आप एक्टिवेट कर सकते हो। बहुत सारी फील्ड हाइड रहते हैं जो फ्रंट एंड पे आपको नहीं दिखते हैं, लेकिन एक टेक्निकल पर्सन उसे विजिबल बना सकता है आपके पेज पर आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। नेक्स्ट, परचेसर कोड। परचेसर कोड अगर कनेक्टिविटी होती है सेल्स पर्सनस एंड परचेसर पर्सन के बीच, मीन्स सेलर एंड परचेसर के बीच 2 कनेक्शंस की, वो मेरा सेलर है वो मेरा परचेसर है, इस तरह की कनेक्टिविटी तो हम परचेस के कोड डिफाइन करते हैं इंटरलिंक करने के लिए सेम पार्टी को। बट क्योंकि हमारे पास अलग अलग कार्ड है, वेंडर और कस्टमर, एक साइड में वो मेरा कस्टमर है एक साइड में वो मेरा परचेसर है, तो लिंकेज दिखाने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड ऑन द सिचुएशन, डिपेंड ऑन द कंडीशन, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर ये भी प्रॉफिट सेंटर की तरह होता है, लेकिन जैसे मेरी मल्टीपल मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी है और उसके अलग अलग मेन हेड ऑफिस हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, सेल्स एंड मार्केटिंग, अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन वाइज मैंने सेंटर्स बना रखे हैं टू कंट्रोलिंग टू मॉनिटरिंग थिंग्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसी के अनुसार हम डेटा भी देख सकते हैं, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा के कि ये इस सेंटर के कंट्रोल में आएगा। नेक्स्ट, इसी तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जनरल टैब हमने डिफाइन कर दिया। मैंडेटरी फील्ड्स आपको आपके लिए नंबर हैं, एड्रेस हैं, नंबर, एड्रेस और आपका स्टेट कोड सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है क्योंकि इसके बेसिस पे आपका रेफरेंस रिकॉर्ड होगा, इसके बेसिस पे टैक्स कैलकुलेट होगा। और बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैक्सिमम जैसे कंट्री आपको डालनी ही चाहिए। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन, अगर आपके पास उस वेंडर से रिलेटेड फ़ोन नंबर है, फैक्स है या ईमेल है, उसका वेबसाइट एड्रेस है तो आप डाल सकते हैं। आईसी पार्टनर, अगर आप इंटर कंपनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं या आपके डेटाबेस में एक से अधिक कंपनीज़ हैं, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी का कॉन्सेप्ट है तो इंटर कंपनी आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर दीजिए। जो आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, जो आपके सिनेरियो या आपकी कंपनी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चीज़ें नहीं हैं, आप उन्हें स्किप कर दीजिए, उन्हें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे बेकार में एक तो टाइम भी वेस्ट होगा और चीज़ें कंट्रोल में नहीं आएंगी। तो ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉलम है जो रिक्वायरमेंट बेसिस पे होते हैं जो हमारे काम के नहीं है तो हम उन्हें छोड़ देंगे। तो आपको ये स्किप कर देना है अगर ये आपके रिक्वायरमेंट में इंटर कंपनी नहीं आती है। नेक्स्ट, इनवॉइसिंग टैब, नाम से ही पता चल रहा है कि ये बिलिंग पर्पस के लिए। अगर मेरा वेंडर, जैसे वेंडर नंबर कोड 10,000 था, सेम वेंडर के अकाउंट में ही मुझे बिलिंग करनी है तो मैं सेम कोड असाइन कर दूंगी, जैसे कि 10,000। या तो मैं सिलेक्ट कर लूँ या मैनुअली टाइप करके टैब हिट कर दूँ तो वो सेव हो जाएगा। तो इस पार्टी के ऊपर ही मुझे रिसीव करना है और इसी पार्टी के ऊपर मुझे बिल करना है। तो जनरल टैब रिसीव करने के लिए है
और इन्वॉइसिंग टैब उसी पार्टी के अगेंस्ट में बिल बनाने के लिए। तो अगर दोनों सेम है तो हम सेम ही डिफाइन करेंगे। वैट अब्सोल्यूट हो गया है हमारी कंट्री के लिए, बहुत ही रेयर केसेस में कुछ सिनेरियोज़ में लग रहा है, तो हमारे लिए अभी ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हम जीएसटी पे काम कर रहे हैं। तो अगर आपके सिनेरियो में एप्लीकेबल है तो आप डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज़ जैसे कि मैंने कहा जो चीज़ें रिक्वायरमेंट की नहीं है उन्हें आप ब्लैंक छोड़ दो, स्किप कर दो। टैक्स लाइबल, ये जो ऑप्शन है ये भी वैट पर्पस से जुड़ा हुआ है। जब सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड वैट से रिलेटेड चीज़ें थी तो ये काम करता था टैक्स लाइबल, लेकिन अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम जीएसटी पे काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट इज़ जनरल बस पोस्टिंग ग्रुप। अगर हम जोग्राफिकली डिफ़ाइन करते हैं पार्टीज़ को कि वो जोग्राफिकली कहाँ पे बेस्ड है, मेरा बिज़नेस किस पर्सन के साथ हो रहा है, तो हम जैसे जान सकते हैं कि जो ये वेंडर मैंने लिखा था दिल्ली पोस्ट मास्टर, इसका नाम, यानी कि ये मेरे एक स्टेट दिल्ली से रिलेट करता है। तो नॉर्मल सी बात है कि मेरा डोमेस्टिक वेंडर है, तो मैं इसे एज अ डोमेस्टिक और नेशनल असाइन कर सकती हूँ। और अगर ये फ़ॉरेन से रिलेटेड होता तो मैं फ़ॉरेन, इंपोर्ट से रिलेटेड होता तो मैं इंपोर्ट, इस तरह की चीज़ें असाइन कर सकती थी। तो वैट बस पोस्टिंग ग्रुप अगर आप इसे असाइन करना चाहते हो तो एब्सोल्यूट हो चुका है क्योंकि, इसलिए आप इसे NA नॉट एप्लीकेबल एक सिंपल सा कोड असाइन करो न्यू एंड NA से यहाँ पे आप इसे फ्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट, जो चीज़ें एब्सोल्यूट हो गई हैं उसके लिए आप NA यूज़ करो और NA असाइन कर दो। वेंडर पोस्टिंग ग्रुप, ऐसा कौन सा ग्रुप होगा जिसके से हम इस वेंडर की पोस्टिंग को रिलेट करेंगे। जो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है, जो हमारे लिस्ट ऑफ लेजर्स हैं, उसमें हमने वेंडर्स का ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप में जाके ये डेटा पोस्ट होगा क्योंकि जो मेरा वेंडर्स है वो सन्ड्री क्रेडिट ग्रुप्स के अंदर आ रहा है जो कि बैलेंस शीट का पार्ट है, और ये जाके बैलेंस शीट में हिट होगा। तो बैलेंस शीट में हिट होने के लिए वो कौन सा ग्रुप है जिससे हम अपने फाइनेंशियल को हिट करेंगे। अगर मुझे अपने फाइनेंशियल्स को हिट करना है तो मुझे उसे वेंडर पोस्टिंग ग्रुप देना होगा। तो मेरे बैलेंस शीट को, मेरे फाइनेंशियल को हिट करेगा वो ग्रुप जो यहाँ असाइन होगा। तो अगर ये डोमेस्टिक के अंदर आता है आपका सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप, अगर वो आप सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप्स को भी 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो अगर आपने उसे डिवाइड कर रखा है और वो आपके वो फाइनेंशियल्स में आने वाला है, तो आप क्या करो यहाँ पे जैसे हम पेबल्स बनाते हैं क्रेडिटर्स के लिए, आप उस तरह के ग्रुप्स बना के इसे चार्ट ऑफ अकाउंट से अपने बैलेंस शीट से लिंक कर सकते हो। तो ये डेटा वहाँ जाके पोस्ट होगा, वैल्यूज़ इस वेंडर की जितनी भी आउटस्टैंडिंग है उस ग्रुप को हिट करेंगी। पहले कार्ड से होते हुए ग्रुप्स, ओके। देन अगर कोई किसी तरह का इनवॉइसिंग डिस्काउंट कोड है। नेक्स्ट, इसी तरह की चीज़ें जैसे मैंने पहले भी बोला था प्री पेमेंट परसेंटेज है, तो कार्ड में आपको यहाँ डिफाइन करना है क्योंकि ये इनवॉइसिंग टैब है, मीन्स बिलिंग टैब है। नेक्स्ट, पेमेंट्स, अगर पेमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, नेविजन में पेमेंट की एक मैथोलॉजी काम करती है। अगर आप चाहते हो कि जो डेटा सबसे पहले पोस्ट हुआ था, जो इनवॉइस सबसे पहले पोस्ट हुई थी, सबसे पहले उसका पेमेंट हो, फिर नेक्स्ट, तो आप अपलोड टू ओल्ड लिस्ट करो। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि हम जिसको प्रेफर करें वो वाला वो इनवॉइस सबसे पहले पोस्ट हो। तो हम क्या करेंगे, हम मैनुअल चूज़ करेंगे और हम खुद से एप्लीकेशन एंट्री अप्लाई करेंगे कि इस इनवॉइस पे ये वाली एंट्री अप्लाई होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो चीज़ें रिक्वायरमेंट की नहीं है मैं उससे स्किप कर रही हूँ। पेमेंट टर्म्स बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं किसी से कोई सामान ख़रीद रही हूँ तो उसकी ड्यू डेट क्या है, कितने दिन के अंदर मुझे पेमेंट करना है, और अगर मैंने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो कितने % से मुझे उसे इंटरेस्ट देना होगा। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आप पेमेंट टर्म्स से डिफ़ाइन कर सकते हो कि करंट मंथ ड्यू डेट का कैलकुलेशन आफ्टर 14 डेज़ होगा और मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब विद इन द मंथ होगा तो कितना पे करना पड़ेगा, या ये कैश ऑन डिलीवरी है। इस तरह की चीज़ें आप पेमेंट टर्म्स में मेंशन कर सकते हो। पेमेंट मेथड कोड, फ़ंड ट्रांसफ़र है, कैश है, चेक के थ्रू है, इंटरनल ट्रांसफ़र है, बैंक ट्रांसफ़र है, ये सारी चीज़ें आप पेमेंट टर्म में मेथड मेंशन कर सकते हो। बहुत सारे वेंडर्स के सिर्फ चेक पेमेंट होते हैं, तो आप यहाँ मेंशन कर दो कि इसके लिए हम सिर्फ चेक पेमेंट ही यूज़ करते हैं या बैंक ट्रांसफ़र यूज़ करते हैं। दीज आर द थिंग्स। इसी तरह से चीज़ें आपको जो लगती हैं कि ज़रूरी हैं उन्हें असाइन करना है, बाकी को स्किप करना है। और रिसीविंग,
अगर आपका एक या दो सिंगल रिसीविंग लोकेशन है, जैसे बहुत लोगों के कंपनीज़ में होता है कि हम मेन स्टोर में ही रिसीव करेंगे, जो भी इस वेंडर से सामान मेरे कंपनी लोकेशन में आएगा मैं मेन स्टोर में रिसीव करूँगी। तो आप यहाँ डायरेक्टली अपना मेन स्टोर असाइन कर सकते हो कि जैसे ही इस पार्टी से चीज़ें आएंगी मेन स्टोर में इसे रिसीव होंगी। तो जब आप परचेस ऑर्डर इन और GRN गुड्स रिसीव नोट करोगे परचेस ऑर्डर के बाद, तो गुड्स रिसीव नोट से ही आपका मटेरियल इन होता है। तो उस समय क्या होगा, जैसे आप GRN करोगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली इस कार्ड पे जो लोकेशन असाइन होगा वहाँ से डायरेक्टली फैच कर लेगा और आपको सिस्टम पे मिल जाएगा। तो ये इस पर्पज़ के लिए है। और डायरेक्ट इन्वॉइसिंग करते हो तो भी जैसे आप हेडर पे वेंडर कार्ड असाइन करोगे, सिलेक्ट करोगे, ये ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा। आपको मैनुअली इनवॉइस या GRN स्क्रीन पे से सिलेक्ट नहीं करना होगा। तो वो टाइम सेविंग अगर करना है आपको तो आप यहाँ साइन कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें कार्ड से ही पॉपुलेट होके आ जाएंगी, आपके टाइम की बचत होगी। शिपमेंट मेथड कोड, अगर जब हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स तो मैक्सिमम होता है कि हमें कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट का कंडीशन बेसिस पे होता है कि वेंडर ने ही वो पे कर दिया है या हम जब उससे परचेस करें हैं तो परचेस प्राइस में इंक्लूडेड है। तो ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है तो आप मल्टीपल करेंसी असाइन कर दो, उसका फ्लक्चुएशन रेट, कन्वर्शन कोड, ये सारी चीज़ें आप बैक एंड पे असाइन कर सकते हो सिस्टम वाइज। एंड आप जैसी ये करेंसी यहाँ असाइन करोगे वो करेंसी पॉपुलेट करनी शुरू हो जाएगी इसके कार्ड पे। और जैसे जैसे इसका ट्रांजैक्शंस होगा उसके बाकी के जो सेटअप्स के थ्रू ये काम करेगा। तो वो नेक्स्ट, तो वो फॉरेन करेंसी का पार्ट है। टैक्स इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट टैब है ये। जो चीज़ें ऑब्सोल्यूट हो गई हैं उन्हें छोड़ दीजिए, स्किप, ब्लैंक छोड़ दीजिए, नो डिस्कशन ऑन दैट कि आप उसके पीछे परेशान रहो कि ये ज़रूरी है भरना। नहीं, ये सब चीज़ें भरनी ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी हैं, जो मैंडेटरी हैं, क्योंकि हम अभी GST पे काम कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे पास GST रजिस्ट्रेशन नंबर हो। अगर ये रजिस्टर्ड वेंडर है तो अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि मेरा वेंडर रजिस्टर्ड है तो मैं उससे रजिस्ट्रेशन नंबर मांग सकती हूँ। और उसके इनवॉइस पे भी प्रिंटेड रहता है, अगर हम उसके साथ डील करते हैं तो हमें मिल सकता है। बाकी तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं फॉर द सर्चिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। एंड जब आप GST रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो 15 डिजिट का ये कोड होगा मैंडेटरी, स्टार्ट होगा स्टेट कोड से जो 2 डिजिट का होता है स्टार्टिंग। और जो बीच का जो 10 कैरेक्टर है वो आपका पैन नंबर होगा। तो सिस्टम आपसे पहले ही पैन नंबर मांगेगा वरना वो एक एरर देगा। तो आप वो पैन नंबर 10 डिजिट का डिफाइन कर दो। और ये 15 डिजिट का जो GST नंबर है ये कॉम्बिनेशन होगा पैन नंबर, स्टेट कोड एंड अदर जिस इंटाइटिटी कोड जैसी चीज़ों का। तो इसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिक ये वर्ड असाइन कर देगा रजिस्टर्ड है या नहीं है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे इट विल ऑटोमेटिकली असाइन। नेक्स्ट, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अनरजिस्टर्ड ले सकते हो, कंपोजिट, इंपोर्ट, एग्जेम्प्ट, SEZ, जिस तरह का आपका वेंडर है उस तरह के डेटा आप डाल सकते हो। नेक्स्ट, अगर इस एरिया पे फिर भी कोई एरर आती है इसका मतलब है कि आपने एड्रेस नहीं डाला है। एड्रेस के बेसिस पे इसमें एरर आती है तो एड्रेस में आप 1 या 2 लाइन भी डाल दोगे तो ये अगर आपको अनरजिस्टर्ड असाइन करना है या कोई अदर टाइप तो वो GST वेंडर टाइप आपको असाइन करने देगा। नेक्स्ट, एग्रीगेट टर्नओवर डिपेंड करता है, आप मेंशन करना चाहते हो तो आप मेंशन कर सकते हो। और अगर आपके पास GST रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और उस वेंडर का ARN नंबर है तो आप वो भी डाल सकते हो फॉर द GST कैलकुलेशन। इस GST रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे आपकी GST कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट, ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो बहुत ही ईजी कार्ड है, इजीली डिफाइन करना है और जैसे जैसे आप यूज़ करोगे इसका डेटा इसके बैलेंस में पॉपुलेट होता जाएगा और इसकी जो जितनी डिटेल एंट्रीज है आपको वो सब 1 बाय 1 इस स्क्रीन पे दिखेगी। ये उसकी हिस्ट्री है टू क्रिएट आउटस्टैंडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर वेंडर। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आपको
ये जो ऑप्शन है एडवांस फ़िल्टर, ये लेना है और मल्टीपल काइंड ऑफ फ़िल्टर असाइन कीजिए। पोस्टिंग डेट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट टाइप, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे आप एनालिसिस करना चाहते हो, वो सारे मल्टीपल फ़िल्टर्स यहाँ 1 बाय 1 असाइन कीजिए। डेटा शॉर्ट होगा, आपके हिसाब से वो काम करेगा। अब जैसे मुझे चाहिए कि आज तक कितने इनवॉइस पोस्ट हुए हैं मुझे जाननी है, तो सबसे पहले आप डेट का फ़िल्टर लगाओ। डेट के फ़िल्टर लगाने के बाद सबसे पहले मैंने डेट का फ़िल्टर लगाया। डेट का फ़िल्टर आप डेट एक सिंगल डेट डिफाइन कर सकते हो, जैसे हम सिंपली डिफ़ाइन करते हैं। अगर मुझे जनवरी की डेट लगानी है, 1 जनवरी की से टिल डेट तो मैं टी असाइन कर दूँगी, तो वो आज की करंट डेट ले लेगा। तो अगर करंट डेट तक डेटा नहीं है और मुझे 2 या 3 या 10 दिन का डेटा देखना है, तो मैं 01/20, अगर 10 दिन का डेटा, लेकिन डेटा है नहीं सिस्टम में, तो लेकिन डेट आप जो पर्टिकुलर टू एंड फ्रॉम डेट है, आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। अगर मुझे पूरे मंथ का डेटा देखना है, क्योंकि ये मेरा टेस्टिंग डेटाबेस है तो इसमें डेटा अभी नहीं है, इसीलिए सी। अगर मैं डेट बढ़ा दूं तो वो, ये मैंने पीरियड डिफाइन किया है, वो पीरियड के अकॉर्डिंग आएगा। सिंगल डेट डालनी है तो आपको एक सिंगल डेट डालनी है। ये 2 डेट सेपरेटर है बिटवीन 2 डिफरेंट डेट्स, तो ये पीरियड डिफाइन करने के लिए है। वेंडर मेरा असाइन है 10,000। अगर मैं वेंडर फ़िल्टर हटा दूं तो ये सभी वेंडर का क्लब होके लेजर एंट्रीज आ जाएगी। ये वेंडर लेजर एंट्री पेज है। डॉक्यूमेंट टाइप, अगर आपको डॉक्यूमेंट, और ये जो बटन है, अगर आप इसे क्लिक करोगे तो असेंडिंग डिसेंडिंग में ये काम करता है। डॉक्यूमेंट टाइप, नेक्स्ट आप डॉक्यूमेंट टाइप का फ़िल्टर लगा सकते हो। डॉक्यूमेंट टाइप मल्टीपल काइंड के हो सकते हैं। आप पेमेंट इंट्रीज देखना चाहते हो, आप इनवॉइस देखना चाहते हो, क्रेडिट मेमो देखना चाहते हो, फाइनेंस चार्ज, रिमाइंडर, रिफंड, जिस टाइप की एंट्री पास हुई सिस्टम में इस वेंडर को लेकर आप उसे असाइन करो। आप कुछ भी असाइन नहीं करोगे, ब्लैंक असाइन करोगे तो सारा जाएगा। ब्लैंक का मतलब होता है अदर देन ऑल टाइप्स। सो या तो ऐसा असाइन करो या फिर आप सिंपली एक पर्टिकुलर चीज़ का फ़िल्टर लगा दो। तो अगर मुझे सिर्फ इनवॉइसेस देखने हैं तो मैं इसका फ़िल्टर लगाऊंगी, और इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं इसे सेंड टू एक्सेल करूँगी। आप देखना कि हर स्क्रीन पे एक सेंड टू एक्सेल का बटन है, क्लिक ऑन दिस। जैसे ही सेंड टू एक्सेल होगा, आप एक्सेल के अकॉर्डिंग जो कॉलम रखने हैं उसे रखो, जो नहीं रखने हैं उसे हटा दो, सम करो, सब्ट्रैक्ट करो, प्रिंट आउट लो, जो करना है आप एक्सेल पे वो सारा फॉर्मुलेशन यूज़ करके रिपोर्ट अपने हिसाब से बना लो। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे वेंडर इनवॉइस नंबर नहीं मिल रहा, तो वेंडर इनवॉइस नंबर एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नंबर है। मुझे चाहिए कि मेरा ये जो इनवॉइस है, इस इनवॉइस को मैंने जब पोस्ट किया तो मुझे ये तो पता चल गया कि मेरा वेंडर पोस्टिंग ग्रुप उसके पीछे क्या लगा हुआ था। टीडीएस नेचर और डिडक्शन, टीडीएस ग्रुप भी पता चल गया। टीडीएस अमाउंट का फील्ड भी अगर स्क्रीन पे एक्टिवेट नहीं है तो आप अपने टेक्निकल को बोलो कि पेज में जो फील्ड डिजेबल हैं, जो विजिबल नहीं है, उन्हें एक्टिवेट कर दे, तो आपकी स्क्रीन पे दिखने लगेगा। ओरिजिनल अमाउंट, मेरा इनवॉइस का ओरिजिनल अमाउंट क्या था वो दिखेगा। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, सब चीज़ के कॉलम्स होते हैं। ड्यू डेट एक्सपायर हो रहा है तो रेड साइन से शो होना शुरू हो जाएगा, वो पेमेंट टर्म्स की डिपेंडेंसी है। और एजिंग रिपोर्ट इसी पे काम करती है। आपका डॉक्यूमेंट डेट के बेसिस पे एजिंग रिपोर्ट काम करती है, ड्यू डेट के बेसिस पे काम करती है। तो जितनी भी एजिंग रिपोर्ट्स हैं उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट डेट ज़रूर मेंशन करनी चाहिए टू कैलकुलेट ड्यू डेट एज पर द डॉक्यूमेंट डेट। तो इस तरह से रिमेनिंग, नेक्स्ट इज़ रिमेनिंग। अगर मेरा ओरिजिनल अमाउंट 100 रुपये का था, इन्वॉइसिंग 100 की थी, मैंने उसमें से 30 रुपये का पेमेंट कर दिया, तो मेरे पास 100 माइनस 30 70 रुपीज़ बचे, तो वो रिमेनिंग पे आपको लाइन वाइज दिखाएगा। और आप क्लिक करोगे तो इनिशियल एंट्रीज़ मतलब ओरिजिनल एंट्रीज़ भी आपको दिख सकती है। और नेविगेट करके अगर आप कार्ड बटन पे क्लिक कर दोगे शो डॉक्यूमेंट, तो वो डायरेक्टली वो इनवॉइस पेज खुल जाएगी। तो आपको इस तरह से यूज़ करना सीखना है कि आपने क्या क्या चीज़ें डाली हैं और आपको क्या क्या दिख रहा है। अगर ये एक इनवॉइस एंट्रीज़ है, अगर ये एक पेमेंट एंट्री है, अगर मैंने यहाँ एक फ़िल्टर लगा दिया पेमेंट एंट्री का, अगर मैंने इसे इनवॉइस से हटा के पेमेंट कर दिया, तो अगर मैंने चेक किया कि ये पेमेंट एंट्री मेरी आ रही है, सारी इनवॉइस दिख रही है मुझे, एक भी पेमेंट नहीं एंट्री नहीं है इसके अगेंस्ट में। अगर नहीं होगी तो आपको नहीं दिखेगी। मैं इसका फ़िल्टर और शॉर्ट कर देती हूँ, एक भी पेमेंट एंट्री नहीं है। लेकिन अगर एक भी पेमेंट एंट्री यहाँ होती और मैं उस पर सिंगल क्लिक ऐसे करती और अप्लाइड इंटरेस्ट पे क्लिक कर देती, तो मुझे उसके अगेंस्ट में कौन सी पेमेंट एंट्री अप्लाई हुई है यहाँ दिख जाती। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें देखनी होंगी
कि पेमेंट के अगेंस्ट में कौन सी इनवॉइस एंट्री हुई है, तो अप्लाइड इंटरेस्ट का ऑप्शन है। अगर आपने अप्लाई कर रखी है, उसके अगेंस्ट में एडजस्ट हुई है तो आपको दिख जाएगी। अनअप्लाई करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको आपके पास दो एंट्री है, एक इनवॉइस एक पेमेंट, और आप उस पर अप्लाई करना चाहते हो तो आप पेमेंट एंट्री इनवॉइस पर अप्लाई कर सकते हो। ये बटन आप क्लिक कर सकते हो, आपका कार्ड खुलेगा। कौन सी एंट्री किस पे अप्लाई करनी है आप उस पर सिलेक्शन करो, सेट अप्लाइज टू आईडी करो और ओके करके बाहर आ जाओ। और अगर पूरा का पूरा अमाउंट अप्लाई करना है तो ओके करके बाहर आ जाओ, वरना अमाउंट टू अप्लाई में सेम साइन के साथ जो रिमेनिंग अमाउंट दिख रहा है, अगर माइनस साइन के साथ है, मिस का मीन्स क्रेडिट अमाउंट है, तो सेम साइन के साथ अमाउंट टू अप्लाई में अप्लाई कर दो, ओके करके बाहर आ जाओ। अगर पार्शियल करना है तो पार्शियल अमाउंट डालो, तो जैसा साइन है वैसे ही आपको अमाउंट टू अप्लाई में डालना है। माइनस है तो माइनस, और कोई साइन नहीं है तो बिना साइन के। तो पार्शियल अप्लाई करना है तो पार्शियल डालो, और अगर कुछ अप्लाई नहीं करना है तो वैसे करके वापस आ जाओ। और जब आप अप्लाई करोगे तो आपको वो नीचे स्क्रीन पे जब आप हाँ, ओके करने से पहले आपको सेट अप्लाइज टू आईडी करना है। सी 59 का अमाउंट अप्लाई हो गया। अगर मुझे इस पर सिर्फ 19 रुपये अप्लाई करने हो तो मैं क्या करूँगी, इसमें 19 पे क्लिक कर दूँगी, तो अमाउंट टू अप्लाई सिर्फ 19 रुपये अप्लाई होंगे। बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है इस इनवॉइस की स्क्रीन पे कैप्चर्ड रहेगा। नेक्स्ट के टाइम हम अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ द मैनुअल एप्लीकेशन। और अगर आप वेंडर लेजर एंट्री स्क्रीन से अप्लाई कर रहे हो तो आप ट्राई कर सकते हो कि अगर आपका यहाँ पोस्ट एप्लीकेशन हो तो सिस्टम इस स्क्रीन से करने से पोस्ट एप्लीकेशन आपकी कर देगा। लेकिन अगर आप वेंडर लेजर एंट्रीज के अलावा किसी स्क्रीन पे हो तो सिस्टम आपको ये कहेगा कि आप वेंडर लेजर एंट्रीज जैसी स्क्रीन पे जाओ जहाँ आपको फंक्शनैलिटी पेमेंट एंट्री एप्लीकेशन अप्लाई करने मिले इनवॉइस एंट्रीज पे। सो ये आप ट्राई कर सकते हो कि आप यहाँ डायरेक्टली कर सकते हो या नहीं कर सकते। नेक्स्ट, तो ये सारी चीज़ें वन बाई वन आपको ट्राई करनी है। अब हम देख सकते हैं कि मेरे पास कितने तरह की एंट्रीज मिल रही हैं। अभी क्या मेरे पास कोई मेमो एंट्री है? मेमो एंट्री, या मेरे पास दो तरह की मेमो एंट्री है। तो आप ये मेमो एंट्री भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर मैं एक्चुअली मैं देख रही हूँ कि मैं आपको एक पेमेंट एंट्री दिखा पाऊँ, उसके लिए मैं वेंडर फ़िल्टर हटा देती हूँ ताकि हर तरह के वेंडर से यहाँ आ जाए। तो अगर मैं वेंडर लेजर एंट्रीज का फ़िल्टर हटा दूँ तो मुझे कोई पेमेंट एंट्री मिली। मुझे डेट फ़िल्टर भी हटाना होगा क्योंकि ये एक टेस्टिंग डेटाबेस है। आई नीड अ पेमेंट एंट्री। आई थिंक I don't have a payment entry in the system. Wait a minute. Yeah, I have. See, this is the payment entry and I want to check applied entry. See, there is applied entries of against this invoice number 5437. So one by one जैसे जैसे आप चेक करते जाते हो आपको एंट्रीज़ मिलनी शुरू होंगी। वेंडर नंबर का फ़िल्टर लगाने के लिए अगर आप क्लासिक क्लाइंट व्यू यूज़ करते हो तो Alt F3 यूज़ करो तो वो शॉर्ट लिस्ट भी होता है, ये शॉर्टकट है। तो अगर किसी पेमेंट एंट्री के अगेंस्ट में कौन सी एंट्री अप्लाई हुई ये आप चेक कर सकते हो। और अगर किसी को एंट्री को अनअप्लाई करना है तो आप ऐसे स्क्रीन के अंदर जाओ और कौन सी एंट्री आपको अनअप्लाई करनी है। अब नॉर्मल सी बात है, देखो यहाँ पे यही मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी आपको कि एक इनवॉइस एंट्री है और एक पेमेंट एंट्री है। इस इनवॉइस के ऊपर एक पेमेंट एंट्री अप्लाई हुई है, तो आप ये भी चेक कर सकते हो। और आपको जो अनअप्लाई करना है सेलेक्ट करके आपको अनअप्लाई पे क्लिक करना होगा तो वो एंट्री आपकी अनअप्लाई हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है कि पेमेंट एंट्री इनवॉइस पे अप्लाई हुई होगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और अगर मान लेते हैं कि एक वेंडर के अगेंस्ट में अभी तो मैंने पेमेंट का लगाया हुआ है फ़िल्टर, मैं वापस से इनवॉइस पे आ जाती हूँ और मैं वापस से अपने पर्टिकुलर वेंडर पे आ जाती हूँ। तो सॉरी, दिस इज़ द पोस्टिंग डेट। आई नीड टू असाइन द फिल्टर ऑफ वेंडर नंबर। सो वेयर इज़ द वेंडर नंबर फिल्टर? वेट अ मिनट। वेंडर नंबर,
vendor number filter. Where is the vendor number filter? Yeah, here it is, 10,000. Or I can select from the drop down list also this one. Yes. So this is my vendor, Delhi Postmaster, and यहाँ पे सारे इन्वॉइसेस आ रहे हैं वन बाय वन, जितने भी आज तक उसके लिए पोस्ट हुए हैं सिस्टम में। और क्योंकि मैंने अगर इस पर ईयर एंड प्रोसेस नहीं चलाया होगा तो ईयर भी क्लोज़ नहीं हुआ होगा, तो पुराने ईयर्स के भी डेटा आ रहे होंगे। तो अगर मैं इस अकॉर्डिंग देखना शुरू करूं और मुझे सारे फील्ड अगर विजिबल हैं, इस पेज से मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, इस पेज से मुझे एक हिस्ट्री निकालनी है, एक रिकॉर्ड बनाना है, एक डेटा मेंटेन करना है कि जितने भी इन्वॉइसेस हैं इनका बेस वैल्यू क्या है, इनका इन पे क्या टैक्सेशन लगा है, जीएसटी कितनी लगी है, इन्वॉइस का ओरिजिनल अमाउंट क्या था, उस पर कितनी जीएसटी लगी है, इनवॉइस पे रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है, आज तक इस पर कितनी पेमेंट हो गई है, एंड आफ्टर पेमेंट कितना रिमेनिंग अमाउंट बचा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लोकेशन क्या असाइन था इसके ऊपर, और इसके अलावा किस तरह की एंट्री है, वेंडर इनवॉइस नंबर, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, इसका डॉक्यूमेंट टाइप एंड डेट क्या है, प्लस मुझे बेस वैल्यू चाहिए। नॉर्मली ऐसा होता है कि बेस वैल्यू हाइड रहती है और हमें स्क्रीन पे दिखती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डेवलपमेंट मोड होता है, अगर आपने कभी यूज़ किया होगा डेवलपमेंट मोड, तो ये डेवलपमेंट मोड है हमारा स्क्रीन। तो आपको क्या करना है, इस डेवलपमेंट मोड पे जाने के बाद किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पे जिस तरह से मैं क्लिक कर रही हूँ सेफली, न्यू क्लिक करना है, दिस इज़ द सिंपल वे, एंड आपको चूज़ करना है परचेस एलसीवाई असाइन करके ओके करना है। ये परचेस एलसीवाई ही आपकी बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू फॉर द इनवॉइस। क्योंकि ये ऑलरेडी असाइन है इसलिए मैं इसे सेव नहीं करूँगी, वरना आप कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हो, या आप जब क्लोज़ करोगे तब भी सेव करने के लिए पूछेगा, आप सेव कर सकते हो। और डाउन एरो अप एरो यूज़ करके आप पर्टिकुलरली एरिया पे असाइन कर सकते हो, आप किस एरिया पे इसको रखना चाहते हो, और अदरवाइज़ ऐसे भी आप सेव करके बाहर आ जाओगे तो ये आपके वेंडर लेजर एंट्रीज पे सेव हो जाएगा। तो ऑलरेडी ये सेव्ड है इसलिए मैं इसे सेव नहीं कर रही हूँ, तो मैंने इसी तरह से इसे यहाँ असाइन किया है। आप कैप्शन रीनेम कर सकते हो, वहाँ एक कैप्शन का ऑप्शन था, आप कैप्शन रीनेम कर सकते हो और इसे बेस वैल्यू लिख सकते हो, परचेस बेस वैल्यू, और इस तरह से आपको बेस वैल्यू मिल जाएगी। ओरिजिनल इनवॉइस वैल्यू क्या थी, बेस वैल्यू क्या थी, कि पेमेंट करने के बाद रिमेनिंग क्या बची है, तो ये सारी चीज़ें, उसका ऑर्डर जो क्रिएटेड है, ऑर्डर वैल्यू, उसका इनवॉइस जो क्रिएटेड है, उसकी इनवॉइस की ओरिजिनल बेस वैल्यू, रिमेनिंग अमाउंट, एवरीथिंग आपको, उसका पोस्टिंग ग्रुप, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसका टीडीएस कितना चार्ज हुआ है, कौन से ग्रुप पे चार्ज हुआ है, जीएसटी कितना लगा है, कौन से ग्रुप पे लगा है, एवरीथिंग आपको इस स्क्रीन से मिल जाएगा। सेंड टू एक्सेल करो, जो कॉलम्स रखने रखो, जो नहीं रखने उन्हें हटाओ, टोटल कर सकते हो, और इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, एक्सेल पे रिपोर्ट बना सकते हो। तो वो सारी चीज़ें जो हमें चाहिए वेंडर लेजर एंट्री से, किसी पर्टिकुलर वेंडर से, वो आपको सब कुछ मिल सकता है। और अगर किसी इनवॉइस को फिर भी ओपन करके देखना है, मुझे इस इनवॉइस को ओपन करके देखना है कि ये कैसे पोस्ट हुआ था और इसकी क्या डिटेलिंग थी, तो एक्शन पे जाओ, शो पोस्टर डॉक्यूमेंट करो, आपको वो पर्टिकुलर इनवॉइस खोल के मिल जाएगा। अगर इसके आप पीछे का पोस्टर डिफरेंस नंबर चेक करना है वो चेक कर सकते हो, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टैटिस्टिक्स, अगर स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है बेस वैल्यू क्या थी, उस पर टैक्सेशन क्या लगा था, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। टीडीएस अगर असाइन था तो कितना असाइन था, चार्जेस लगे थे तो कितने लगे थे। तो स्टैटिस्टिक्स वो फंक्शनैलिटी है जो आपकी फार्मूला को कैलकुलेट करती है कि बेस वैल्यू के ऊपर क्या लगा, उसके ऊपर क्या लगा और उसके ऊपर क्या लगा, यानी कि फार्मूला क्या है ऑन द बेस वैल्यू टिल क्रिएटिंग द इनवॉइस वैल्यू। तो वो असेंडिंग ऑर्डर, वो जो बेस फार्मूला कैलकुलेट करने का तरीका है, जब आप
वो डिफाइन होता है स्ट्रक्चर पे, जो आपके हेडर पे स्ट्रक्चर लगता है। और उस स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करते हैं एट F7, और F7 इसका शॉर्टकट है। जब आप इस पर क्लिक करते हो या मैनुअली अगर आप क्लिक कर दो तो वो फार्मूला जो आपके हेडर पे लगा है, जैसे यहाँ स्ट्रक्चर पे लगा है GST, ये स्ट्रक्चर डिफाइन करने का भी एक तरीका होता है। अगर आपने कभी इसे क्लिक करके देखा होगा एडिट करके, तो ये डिफाइन होता है कैलकुलेशन ऑर्डर, कौन सा टैक्स लग रहा है, इंक्लूड बेस वैल्यू है, लाइन वैल्यू है, इनवॉइस है। लाइन पे लगेगा क्योंकि लाइंस पे ही हम सारा आइटम या GL लेते हैं। अगर गुड्स पे है तो हम आइटम लेते हैं लाइन एरिया पे, और अगर सर्विसेज पे तो हम GL लेते हैं। तो ये जो लाइन एरिया है इस पे कैलकुलेट होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला किस बेस वैल्यू के ऊपर फिर क्या लगा रहे हैं हम, फिर क्या लगा रहे हैं, उन चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। और अगर GST के ऊपर भी आपने अगर कोई चार्जेस लगाया है, तो जैसे वो ऑर्डर सिर्फ कैलकुलेशन ऑर्डर 1 दिख रहा था, तो हम 1 + 2 + 3 और -4 समथिंग इस तरह का एड ऑन फार्मूला बना के कैलकुलेशन करवा सकते हैं। तो ये सारी और डेप्थ की चीज़ें हैं। तो आपको स्टैटिस्टिक्स करना है, और यहाँ पे एक बहुत ही मेजर फंक्शनैलिटी होती है। जब आप एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग इनवॉइस, एक्शन टैब पे पोस्ट बटन के पास आपको मिल जाएगा प्रीव्यू पोस्टिंग एंड नेविगेट करके आप कितने GLs उसके अगेंस्ट में लगे हैं वो चेक कर सकते हो। इसके अगेंस्ट में कितने GLs लगे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मैंने नेविगेट किया, अगर मैं पोस्टेड इनवॉइस पे क्लिक कर दूं शो रिलेटेड इंटरेस्ट एंड शो डॉक्यूमेंट, तो फिर से वो इनवॉइस खुल जाएगी। लेकिन मुझे चाहिए कि आज तक कितने GL पोस्ट हुए हैं इसके अगेंस्ट में, इस इनवॉइस के अगेंस्ट में। तो अब मुझे मेरे पास इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर, ये मेरा इनवॉइस नंबर है, ये मेरा डॉक्यूमेंट नंबर है, इसके बेसिस पे कितनी एंट्री पोस्ट हुई है, किस डेट को पोस्ट हुई है, जितने भी क्रेडिट साइन माइनस साइन के साथ आ रहे हैं वो मेरे क्रेडिट के लेजर हैं। मैंने कहा था असेंडिंग डिसेंडिंग बटन है, आप इस पर क्लिक कर दो तो डेबिट साइड के सारे पहले आ रहे हैं, फिर क्रेडिट साइड के आ रहे हैं, चेक कर सकते हो। डॉक्यूमेंट नंबर मेरा सेम होना चाहिए, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे कितनी लाइंस क्रिएट हो रही हैं वो आप चेक कर सकते हो। उतनी मल्टीपल लाइंस क्रिएट हो रही हैं, उस पर GL कोड क्या क्या लगा है, उन GL कोड का नाम क्या क्या है, इस पर टैक्सेशन लगा है, लगा है GST CGST CGST एंड SGST, यानी कि ये इंट्रा ट्रांजेक्शन्स हैं, लोकल आप कह सकते हो। और इस तरह से अगर आप इन्वेंट्री वाला चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि इन्वेंट्री पोस्ट हुई तो इन्वेंट्री पोस्ट सोर्स कोड होगा, परचेस साइड है तो परचेस लगा होगा। और वेंडर डोमेस्टिक का मतलब है आपका वेंडर का ग्रुप, वेंडर का पोस्टिंग ग्रुप जो आपके फाइनेंशियल, जो आपके बैलेंस शीट पे साइन है। तो इस तरह से लेजर्स के नेम और जो सेटअप्स के अकॉर्डिंग और हमारी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग कि हम परचेस जब कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट बन रही है तो डायरेक्ट कॉस्ट में वो जा रही है, आइटम कौन सा है, टैक्सेशन किस तरह का लगा है, इस पर कौन सा सिनेरियो अप्लाई हुआ है, हमने ये एंट्री कहाँ से पॉपुलेट की है, ये इन्वॉइसिंग के टाइम की है या ये GRN के टाइम की है, इन सारी चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है एंट्रीज़ पर। तो ये सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। ये जनरल लेजर एंट्रीज का पेज है, आप डायरेक्टली जनरल लेजर एंट्रीज पेज सर्च करके डॉक्यूमेंट नंबर का फिल्टर लगा के भी इस स्क्रीन पर पहुंच सकते हो। और अगर आपने प्रिंट वाउचर स्क्रीन पे क्लिक किया तो आपको एक वाउचर फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। अगर आपने लाइन नरेशन डाला था तो आप लाइन नरेशन वाइज चेक कर सकते हो। यदि अगर आपने वाउचर नरेशन डाला था तो वाउचर नरेशन वाउचर स्क्रीन पे प्रिंट होता है। तो अगर आपको वाउचर स्क्रीन पे प्रिंटिंग चाहिए तो आप वाउचर नरेशन यूज़ किया करो। इस तरह से आप प्रिंट देख सकते हो और इसका प्रिंट भी ले सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, सेव कर सकते हो और इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, राइट। तो ये एक फॉर्मेट है और नीचे आपको नरेशन भी मिल जाएगा और नीचे टोटल भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, इस तरह से अगर वैल्यूज़ एंट्री चेक करनी है कि इसकी क्या वैल्यूज़ एंट्रीज बनी थी, अगर वैल्यू एंट्री बनी होगी, डिपेंड करता है कि आप किस स्क्रीन पे हो, तो आप वैसे देख सकते हो डेटा। वेंडर लेजर एंट्री के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा इनवॉइस था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर इससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो आपको वेंडर से रिलेटेड वो सारी दिख जाएंगी। आपको लेफ़्ट टू राइट सारे कॉलम्स चेक करने हैं।
रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डिटेल वेंडर लेजर एंट्री में अगर कोई एंट्री अप्लाई हुई है और आपको चेक करनी है कि इसके अगेंस्ट में कौन सी एंट्री अप्लाई हुई है, तो आप चेक कर सकते हो, तो डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वैल्यू एंट्री में कैप्चर होती हैं वैल्यूज़ फॉर द डायरेक्ट कॉस्ट अमाउंट जो आपकी एक्सपेक्टेड है वो एक्चुअल में कन्वर्ट होगी अगर इन्वॉइसिंग हो रही है तो क्योंकि ये इन्वॉइस के बाद का डेटा है तो नॉर्मल सी बात है कि वो एक्चुअल अमाउंट में कन्वर्ट हुआ है, तो वैल्यूज एंट्रीज बनी है। और कॉस्ट पोस्टेड टू जीएल अगर ऑटोमेटिक है इन्वेंट्री पोस्टिंग सेटअप पे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके जीएल पे भी पोस्ट हो गया है। तो वैल्यू एंट्रीज बहुत मेजर और बेस्ट पार्ट है ये जानने के लिए कि आपके एक्चुअल्स में डेटा पोस्ट हो रहा है, एक्चुअल्स लेजर्स में। तो इन्वॉइसिंग वो ट्रिगर है जिससे आपके जीएल्स में डेटा जाता है, आपके एक्चुअल अकाउंट्स में डेटा जाता है। नेक्स्ट, अगर जीएसटी चार्ज हुआ है तो आपको जीएसटी की एंट्रीज दिख जाएगी। और मैं डिटेल मोड पे ओपन करूँगी डिटेल जीएसटी लेजर एंट्रीज। जीएसटी कंपोनेंट कोड आप चेक कर सकते हो कि जीएसटी कंपोनेंट कोड क्या है। जीएसटी कंपोनेंट कोड आप 1 by 1 भी चेक कर सकते हो, और 2 लाइंस बन रही हैं। यहाँ एक लाइन इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने एक फ़िल्टर लगा रखा है। अगर मैं फ़िल्टर रिमूव करूँगी तो आपको लाइंस दिखेगी। एक्चुअली मैंने इस पेज पे एक फ़िल्टर लगा रखा है कि टू शॉर्टेड माई जीएसटीआर रिपोर्ट मैं सिर्फ 2 ही कंपोनेंट शो करवा रही हूँ, क्योंकि आइटम वाइज वो क्या करता है 3 लाइन शो करता है, IGST, CGST, SGST। तो मेरा टैक्सेशन सेल्स लाइन वाइज ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने एक फ़िल्टर लगा रखा है IGST एंड CGST, इसलिए ये सिर्फ CGST भी शो कर रहा है, वरना 2 लाइन शो होंगी। जैसे ये 2 शो ही कर रहा है ऑलरेडी इस तरह से। तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि जीएसटी कंपोनेंट क्या है उसका। अगर 2 लाइन शो कर रही है एक ट्रांजैक्शन के लिए, इसका मतलब उस पर 2 कंपोनेंट लग रहा है। इस पेज के थ्रू मैं क्लियरली आपको दिखा सकती हूँ कि SGST, CGST इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शन है, 2 कंपोनेंट लग रहे हैं। बेस वैल्यू क्या है 200 रुपीज़, उसके ऊपर GST चार्ज हुआ है 9%। सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स के अनुसार और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स के अनुसार। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। ये डिटेल जीएसटी लेजर एंट्री का पेज है, इसका शॉर्टकट भी होता है स्क्रीन पे, आप उस बटन को क्लिक करके भी ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि किस तरह का टैक्स लगा था। नॉर्मली आपको नेविगेट टैब पे वो जीएसटी का बटन मिल जाएगा, या कभी कभी लाइन एरिया भी में मैक्सिमम आपको मिल जाता है। लाइन एरिया में डिटेल जीएसटी का एक बटन होगा, आप उससे भी चेक कर सकते हो। सो स्टैटिस्टिक्स एक्शन टैब पे पोस्ट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू टू नेविगेट ऑल द थिंग्स, ये क्योंकि पोस्टेड इनवॉइस है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। प्री पोस्टेड इनवॉइस पे आपको प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन मिल जाएगा, और वहाँ पे आप नेविगेट करके आपको यही इन्फॉर्मेशंस मिलने वाली है। वैसे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि अगर मैंने वो एंट्री यूज़ की तो आपको वो कैसे दिखेगा। तो हम डायरेक्टली सर्च बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हैं। तो मैं शॉर्टकट यूज़ कर रही हूँ, मैं सर्च बॉक्स यूज़ करूँगी तो भी यही स्क्रीन आएगी। मुझे डायरेक्ट परचेस इनवॉइस ओपन करने के लिए मुझे परचेस इनवॉइस लिंक पे ही क्लिक करना है। और डायरेक्ट परचेस इनवॉइस का मतलब होता है कि आई एम नॉट क्रिएटिंग PO for this invoicing. I'm directly purchasing something and paying in cash or by transfer, or you can say I'm purchasing on credit mode also, but I'm not raising any kind of order to creating this invoice, so I am directly raising a bill. ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे भी हो सकता है, और अगर बैलेंसिंग अकाउंट आप यहीं पे लगा दो, जो कि आप लगा सकते हो बैलेंसिंग अकाउंट, अगर आप बैलेंसिंग अकाउंट यहीं पे लगा दोगे तो वो नॉक ऑफ हो जाएगा, डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा, कोई आउटस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी। तो इस स्क्रीन पे हेडर पूरा भरते हुए आपको जीएसटी जो भी आपका टैक्स स्ट्रक्चर है, अगर जीएसटी है तो जीएसटी आप चूज़ करके टैब यूज़ करोगे तो शॉर्टकट हो जाएगा। वेंडर इनवॉइस नंबर, जो भी मैंडेटरी फील्ड्स हैं आप भरते हुए, हेडर पूरा आपको पहले भरना है। हेडर भरने के बाद, और हेडर सिर्फ जनरल टैब ही नहीं है, हेडर आपका इनवॉइसिंग है, शिपिंग है, फॉरेन है, एप्लीकेशन है, टैक्स इन्फॉर्मेशन है। मैक्सिमम डेटा आपके कार्ड से आ जाएगा, वेंडर कार्ड से। अगर आपने वेंडर कार्ड
अच्छे से डिफाइन किया था, टॉप टू बॉटम सारे टैब्स आपने मैंडेटरी टैब्स फिल किए थे, तो वो पूरे तरह से फिल हो जाएगा, आपको परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई डेटा मिसिंग था तो उसके एरर्स आएंगे, और एरर पढ़ के आप उसे सॉल्व कर सकते हो with the help of your functional person like me. And line area इस पे भी टाइप्स मिलते हैं। अगर मैं सर्विसेज से रिलेटेड काम कर रही हूँ, आई एम परचेजिंग सम काइंड ऑफ सर्विसेज लाइक आई एम परचेजिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्ज सर्विसेज, तो मैं जीएल अकाउंट यूज़ करूँगी। और नंबर का जो फील्ड है यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट की लिस्ट खुल जाएगी, और मैं चार्ट ऑफ अकाउंट से कोई भी लेजर असाइन कर सकती हूँ। उसकी क्वांटिटी 1 डालनी है अगर मैं जीएल यूज़ कर रही हूँ, डायरेक्ट यूनिट कॉस्ट यानी रेट डालनी है, जीएसटी ग्रुप कोड लगाना है, एंड स्टैटिस्टिक्स पर क्लिक करके टैक्स कैलकुलेट करके जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, यहाँ पे प्रीव्यू पोस्टिंग बटन है, आपको प्रीव्यू पोस्टिंग करनी है। प्रीव्यू पोस्टिंग करने के बाद आपको रिलेटेड जीएल एंट्री पे जीएल चेक करने हैं, और आपको सारा डिटेल चेक करने के बाद पोस्ट कर देना है। और यहाँ पे डिटेल जीएसटी का बटन भी है, वही पेज ओपन होगा जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जिस पे जीएसटी कंपोनेंट कोड और जीएसटी रिलेटेड डेटा आ रहा था। तो ये तो था जीएल असाइन करने के लिए, बट मैं अभी हाँ, अगर आप चाहो तो फिक्स एसेट्स और चार्ज आइटम लोडेड और इन्वेंट्री भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी मैं असाइन कर रही हूँ आइटम। तो आप जो टाइप यूज़ करोगे नंबर पे उसी चीज़ की लिस्ट खुलेगी। अगर मैंने आइटम असाइन किया है तो आइटम लिस्ट खुलेगी, फिक्स एसेट्स असाइन किया तो फिक्स एसेट्स की लिस्ट खुलेगी, चार्ज आइटम तो चार्ज आइटम के सेटअप्स की लिस्ट खुलेगी, और अगर मैंने जीएल असाइन किया होता तो यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट खुलता। आपको पर्टिकुलरली जो भी चाहिए, जिसकी लिस्ट खुल रही है, जो आपने टाइप लिया है उससे रिलेटेड चीज़ें असाइन करनी है। अगर आपने वेंडर कार्ड में कोई लोकेशन असाइन किया है तो ऑटो आएगा, जैसे मैंने पहले बोला था। क्वांटिटी आपको, जब आप क्वांटिटी असाइन करते हो तो आप जितनी क्वांटिटी परचेस कर रहे हो, ये डायरेक्ट इनवॉइसिंग है, तो जैसे ये पोस्ट होगा ये पूरी लाइन और ये पूरा पेज सेव होके इस स्क्रीन से डिलीट मतलब इस स्क्रीन से सेव होके चला जाएगा, और वो पोस्टेड हिस्ट्री पोस्टेड परचेस इनवॉइस में सेव हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि क्वांटिटी टैक्सेशन सब कुछ करेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ जीएल लेते हैं तो हमें एक क्वांटिटी लेनी है, क्योंकि वो रेट के हिसाब से काम करेगा। तो जीएल की क्वांटिटी हम सेव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सर्विसेज की क्वांटिटी मेज़र नहीं करनी, सिर्फ इसकी वैल्यू मेज़र करनी है। लेकिन क्वांटिटी के आइटम के लिए हमें फिज़िकल क्वांटिटी भी सेव करनी होती है, इसलिए आइटम के केस में हमें क्वांटिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो क्वांटिटी हमेशा उतनी होनी चाहिए जितनी हम एक्चुअल में फ़िज़िकल क्वांटिटी रिसीव कर रहे हैं। तो लोकेशन वाइज ये अपडेट होगी, फ़िज़िकल डेटा वाइज, स्टॉक वाइज इसका फ़र्क पड़ेगा, लोकेशन वाइज भी। नेक्स्ट आपको पर यूनिट रेट डालनी है। जब आप पर यूनिट रेट डाल दोगे तो सिस्टम क्वांटिटी इनटू रेट मल्टीप्लाई करके लाइन अमाउंट यानी कि बेस वैल्यू बनाएगा। जब आपकी बेस वैल्यू बन जाएगी तब आपको क्या करना है, आपको अपना जीएसटी ग्रुप कोड असाइन करना है। अगर गुड्स है तो गुड्स, अगर सर्विसेज जीएल लिया है तो सर्विसेज, आपको एचएसएन कोड असाइन करने हैं। जब आपने एचएसएन कोड असाइन कर दिया उसके बाद आपको स्टैटिस्टिक्स पर क्लिक करना है। क्या होता है स्टैटिस्टिक्स पर क्लिक करने से, अभी तक कोई भी जीएसटी बेस वैल्यू नहीं बनी, क्योंकि फार्मूला कैलकुलेट ही नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि फार्मूला कैलकुलेट कैसे होगा। वो होता है जीएसटी स्ट्रक्चर आपने जो लगाया है स्क्रीन पे, आपके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, स्ट्रक्चर जो लाइन की डिपेंडेंसी से बंधा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर अब मैंने लिया और मैंने यहाँ पे लाइन पे, मैंने उसे बोला है कि लाइन पे जो चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी उसके बेसिस पे कैलकुलेट करना है। तो लाइन पे मुझे जीएसटी ग्रुप कोड लगाना होगा 18%, क्योंकि रेट उसे यहीं से मिलेगी। एचएसएन कोड लगाना होगा कि कितने टर्नओवर पे और किस तरह की कैटेगरीज के कैलकुलेशन पे वो कैलकुलेट करने वाला है। और उसके बाद हम कैलकुलेट करवाएंगे फॉर्मूला। क्लिक ऑन F7, दिस इज़ अ शॉर्टकट, और क्लिक हेयर। जैसे आप क्लिक करोगे एक फॉर्मूला कैलकुलेट होगा, वर्क करेगा ऑन द बेसिस ऑफ हेडर एंड लाइन कॉम्बिनेशन, और फिर वो कैलकुलेट करा के आपको बताएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ योर लाइन वैल्यू क्वांटिटी इनटू रेट इक्वल टू वैल्यू, जो बेस वैल्यू आपने दी है फॉर दैट 18% जीएसटी रेट, कैलकुलेट करके आपको शो कर देगा नेट टोटल मीन्स इंक्लूडिंग टैक्सेशन वैल्यू, और जो प्राइस वेंडर के अकाउंट में जाएगी फॉर द परचेस प्राइस इज़ दिस एंड इंक्लूडिंग टैक्सेशन प्राइस इज दिस। तो हम नेट टोटल
पे टू वेंडर करेंगे, क्योंकि हम इंक्लूडिंग टैक्स पे करते हैं। तो इस तरह से आपको स्क्रीन पे सी दिस इज़ कैलकुलेटिंग, और आपको टोटल जीएसटी अमाउंट भी दिखा रहा है। इसी तरह जो भी अदर टैक्सेशन लगते हैं उसके लिए आपको ऐसी चीज़ें करनी होंगी। अगर डायमेंशंस लगाते हो तो आप हेडर एरिया पे लगा सकते हो इस स्क्रीन पे भी, और आप इस स्क्रीन पे भी यहाँ पे कोई फील्ड एक्टिवेट कर सकते हो डायमेंशन के लिए। तो अगर ग्लोबल डायमेंशन है तो वो पूरा डॉक्यूमेंट पे लग जाएगा, और लाइन डायमेंशन तो आपको लाइन पे लगाना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन, दिस इज़ फॉर द राइटिंग नरेशन फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वॉइसिंग। यहाँ पे नरेशन लिखो, हर लाइन का मैक्स लिमिट है 50, तो आप नेक्स्ट लाइन में जाओ, 150, 200, 300 जितनी की लिखनी है आपको नरेशन लिखो। जैसे ये डॉक्यूमेंट पोस्ट होगा वो सेव होके पोस्ट हो जाएगा। आप उसे प्रिंट पर पोस्टेड परचेस इनवॉइस पे जो आपकी रिपोर्ट का बटन लगा है, आप अपने टेक्निकल को बोल के वो कमेंट नरेशन उस रिपोर्ट पर प्रिंट करवा सकते हो। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे आपको डायरेक्टली वेंडर कार्ड भी क्लिक हो रहा है, और साइड पे ये जो लाइंस आ रही हैं यहाँ से भी आप वेंडर कार्ड डायरेक्टली लिंक कर सकते हो, क्लिक करके देख सकते हो। हेडर पे भी एडवांस ऑप्शन के थ्रू यहाँ से आप वेंडर पे डायरेक्टली जंप कर सकते हो। मतलब अगर वेंडर का आपका डिटेल देखना है, कार्ड देखना है, आप डायरेक्टली लिंक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो ये सब शॉर्टकट जो बार बार आपको मिले हैं वो इसी चीज़ के लिए कि आप इस पेज के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हो सिस्टम से। प्रीव्यू पोस्टिंग, एक्शन टैब पे सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट बटन यही है, प्रीव्यू पोस्टिंग। आपको उस पर क्लिक करना है, और अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो वो प्रीव्यू नहीं होगी। अगर कोई भी एरर, कोई भी वैलिडेशन है कि प्रीव्यू पोस्टिंग तभी होती है जब सिस्टम पे किसी तरह के आपने किसी भी पैरामीटर्स को आपने रोका ना हो। आपको सारी बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी फुलफ़िल करनी है, तभी वो प्रीव्यू पोस्टिंग होने देगा। तो सिस्टम को मैं एक सिंपल सा एक डमी इनवॉइस नंबर दे देती हूँ कि उसकी रिक्वायरमेंट, उसके सारे पैरामीटर्स कंप्लीट हो जाएं, सारे वैलिडेशंस फुलफ़िल हो जाएं ना। प्रीव्यू पोस्टिंग, अब वो सिर्फ प्रीव्यू करके मुझे दिखाएगा प्रीव्यू पोस्ट। तो प्रीव्यू होने देते हैं। सी, this is the best thing. As a consultant, I'm suggesting you please click on preview posting before posting any invoice. GL entry, जब आप GL एंट्री पे जाओगे, अब ये 8 लाइन की GL एंट्री बना रहा है, यानी 8 लाइन्स आपको शो करेगा, डेट वाइज, डॉक्यूमेंट नंबर वाइज, GL अकाउंट नंबर आ रहे हैं, GL अकाउंट के नाम आ रहे हैं, सोर्स कोड अगर आप एक्टिवेट करते हो स्क्रीन पे तो आपको पता चल जाएगा कि वो इन्वेंट्री से रिलेटेड लेजर्स कौन कौन से हैं, और नॉर्मल परचेस से रिलेटेड कौन कौन से। एक्चुअल एंड बजट, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड वैल्यू आपकी अगर कॉस्टिंग सिस्टम लगी हुई है और इस एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड में डिफरेंस हो रहा है, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड एक्चुअल्स, तो वेरिएंस आएंगे, अदरवाइज वेरिएंस नहीं आएंगे। तो आपको वो देखना होगा आपके आइटम कार्ड पे कि कौन सा कॉस्टिंग सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो। तो डिफरेंस आने का रीजंस होता है, मैक्सिमम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो होती है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट कुछ और रहती हैं और एक्चुअल कुछ और बन जाती है, तो डिफरेंस आते हैं एज अ वेरिएंस। तो इस तरह से रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हैं हम, डायरेक्ट कॉस्ट बन रही है उसकी, परचेस में आ रहा है, टैक्सेशन लगा हुआ है, और वेंडर पोस्टिंग ग्रुप ये है। अगर आप वेंडर का नाम शो करवाना चाहते हो तो आप वेंडर का नाम भी शो करा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द कार्ड। यू कैन असाइन द वेंडर नेम ऑल्सो, और आप इस एक नया कॉलम बनवा के टेक्निकल से उस पर वेंडर नेम शो करवा सकते हो। तो डायरेक्टली आपको वेंडर कार्ड से वेंडर नेम भी आपको दिखेगा। इस तरह से चीज़ें हैं जो आप प्रीव्यू स्क्रीन पे देख सकते हो। मैक्सिमम चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि क्या पोस्ट होने वाली है, किस GL पे जाने वाला है, कितने वैल्यूज़ के साथ, और वो क्रेडिट वैल्यू होगी या वो डेबिट वैल्यू होगी। माइनस साइन के साथ आ रहा है तो वो क्रेडिट वैल्यू होगी, और प्लस मतलब कोई साइन नहीं है तो आप कह सकते हो कि वो डेबिट वैल्यू होगी। और आपने असेंडिंग डिसेंडिंग कर दिया है तो आपको इस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वन बाई वन आप सारी चीज़ें चेक कर लो जो मैंने पहले भी दिखाई हैं, लेकिन वो पोस्टेड डेटा था और ये प्री पोस्टिंग डेटा है। तो प्री पोस्टिंग डेटा चेक करना इज़ द बेस्ट थिंग। इससे आपको क्या पता चलेगा कि ये चीज़ें पोस्ट होने वाली हैं। अगर GST बेस वैल्यू गलत बना रहे हैं, अगर आपको एक लाइन दिख रही है और आपको लगता था कि यहाँ पे इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन होना चाहिए तो SGST CGST बननी चाहिए थी, कितने रेट से टैक्स लग रहा है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। GST बेस वैल्यू इतनी है, GST अमाउंट इतनी बना रहा है, रेट ऑफ टैक्स क्या है, GST कंपोनेंट मीन्स
SGST है, CGST है या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद अगर आप पोस्ट करोगे तो एरर मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो आई एम सजेस्टिंग कि आप ये सारी चीज़ें चेक करो। और यहाँ पे एक टेस्ट रिपोर्ट लगी है, अगर आप एक रिपोर्ट की तरह देखना चाहते हो जो जो चीज़ें आपने असाइन कर रखी है, तो आप टेस्ट रिपोर्ट भी सर्च कर सकते हो। बहुत ही रॉ रिपोर्ट है, लेकिन अगर कोई एरर आने वाली है आपके पोस्टिंग के दौरान, तो आपको यहाँ पे एक एरर, एक वैलिडेशन, एक वार्निंग मैसेजेस मिलेगी कि ये प्रॉब्लम है, ये एरर आने वाली है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो और एक ओवरऑल लुक देख सकते हो उस स्क्रीन पे बिफोर पोस्टिंग। और इसके बाद आपको क्या करना है, अगर डिटेल GST चेक करनी है तो आप डिटेल GST चेक करो। सी रेट इज शोइंग कि 2 लाइन बन रही है, 2 लाइन पे क्या क्या रेट आ रहा है, तो डिटेल GST का बटन इज़ बेस्ट थिंग टू चेक। और ये बटन आपको और भी एक दो जगह मिलता है, सी यहाँ पे भी है, तो मल्टीपल जगह से मल्टीपल चीज़ें चूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। और जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो, जैसे आइटम चेक करनी है किस लोकेशन पे कितना बड़ा है, तो ये सारी चीज़ें भी आप चेक कर सकते हो। अगर गेट एंट्री अटैच होनी है तो वो अटैच होगी, और जो चीज़ें आपको यहाँ लगानी है आपने लगाई। और लास्ट, अगर आप सिर्फ पोस्ट करना चाहते हो, कोई प्रिंट नहीं लेना चाहते, तो आप सिर्फ पोस्ट बटन पे क्लिक करो। लेकिन मैक्सिमम फाइनेंशियल वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पोस्ट एंड प्रिंट करते हैं कि मुझे इसका प्रिंट भी देखना है। और आफ्टर पोस्टिंग ये सेव हो जाएगा पोस्टेड परचेस इनवॉइस में। तो सर्च बॉक्स यूज़ करके आप पोस्टेड परचेस इनवॉइस, डेट का फ़िल्टर लगाओ, वेंडर का फ़िल्टर लगाओ, और आप चेक कर सकते हो। तो जैसे ये मेरा पोस्ट होने के बाद का इनवॉइस होगा, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि ये मेरा पोस्टेड परचेस इनवॉइस है। परचेस इनवॉइस मैं आज की डेट दे सकती हूँ, आज की जो भी डेट है, फॉर टुडे पर्पस लिख लेती हूँ, फॉर रिमेम्बरिंग, फॉर टुडे पर्पस, ठीक है। या अगर आपको कोई भी नाम देना है, आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हो। और अगर मुझे सिर्फ परचेस इनवॉइस के नाम से सेव करना है, तो मैं परचेस इनवॉइस के नाम से सेव कर लूँगी। और मेरा इनवॉइस नंबर है 1018, जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, सी यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैंने सेव कर लिया 1018, डन। अब मैं इसे चेक कर सकती हूँ कि ये मेरे स्क्रीन पे चला गया होगा। लेकिन स्क्रीन पे देखने की बजाय अगर मैं इसे नेविजन पे ही देखना चाहूँ, तो मैं कैसे देख सकती हूँ, पोस्टेड परचेस इनवॉइस, सी पोस्टेड परचेस इनवॉइस, मुझे डेट का फ़िल्टर चाहिए या 1018। अगर मेरे पास अगर मैंने करेक्टली नंबर नहीं लिखा तो वो शो नहीं करेगा। तो मैं काम करती हूँ, मैं एक वेंडर का फ़िल्टर लगा देती हूँ। वेंडर का फ़िल्टर लगाने के लिए अगर मेरे पास लिमिट टोटल का फ़िल्टर भी है तो मैं डेट फ़िल्टर भी लगा सकती हूँ। वेंडर का फ़िल्टर लगाने के लिए बाय फ्रॉम वेंडर नंबर नेम, जो भी मुझे याद है, जैसे मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने 10,000 के लिए यूज़ किया होगा, तो इस अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। या फिर अगर मुझे पोस्टिंग डेट इसकी याद है, तो मैं पोस्टिंग डेट का भी फ़िल्टर लगा सकती हूँ। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करेंगी। पोस्टिंग डेट, अगर मैंने आज की डेट पे सी डॉक्यूमेंट नंबर ये था, इसलिए फ़िल्टर नहीं हो रहा था। तो अगर मैंने डॉक्यूमेंट नंबर का फ़िल्टर लगाया होता तो मुझे ये वाला नंबर यहाँ पर डालना था, और जैसे मैं एक ऐसे क्लिक करती, ये फ़िल्टर, यही इस डॉक्यूमेंट नंबर फ़िल्टर हो गया था। नंबर ऑफ़ प्रिंटेड, एक प्रिंट किया है मैंने, जो मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है, मैं वहाँ से भी देख सकती हूँ, और मैं इस स्क्रीन से भी देख सकती हूँ कि अगर मैंने प्रिंट किया था तो वो कैसे दिखेगा। सी परचेस इनवॉइस, परचेस इनवॉइस, क्योंकि ये पुराना फॉर्मेट है और मेरी टेस्टिंग कंपनी है, इसलिए आपको एक्साइज, वर्क टेस्ट, ऐसी सारी चीज़ें दिखेंगी, सर्विस टैक्स। अगर आप चेंजेस करवाते हो और रिपोर्ट को मॉडिफाई करवा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप हटवा सकते हो, और आपको सिंपल एंड स्मूथ जैसे आपको डेटा देखना है वैसे आप देख सकते हो। और कमेंट भी आप
टोटल आयनर जो रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यू, उसके नीचे आप कमेंट सेक्शन डलवा सकते हो, तो आपको नरेशन भी इस स्क्रीन पे शो हो जाएगी क्योंकि आपने कमेंट सेव करके पोस्ट किया था। तो ये एक तरीका है देखने के लिए, और ये एक पूरा प्रोसेस है कि आप कैसे एक कार्ड मेंटेन कर सकते हो, कैसे एक वेंडर बना सकते हो, वेंडर में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। उस वेंडर को लेकर या तो आप जेवी के थ्रू इन्वॉइसिंग पोस्ट करो, डॉक्यूमेंट टाइप इन्वॉइस लेके, या आप एक परचेस ऑर्डर बना के जीआरएन बनाओ, फिर उसके लिए इन्वॉइसिंग करो, या आप डायरेक्ट इन्वॉइसिंग करो। जो भी मेथड आप यूज़ करो, अल्टीमेटली आप यहीं तक आओगे, परचेस इन्वॉइस रेज होगी। ये मैं पूरे परचेस मॉड्यूल के लिए बोल रही हूँ। परचेस मॉड्यूल ये कंप्लीट हो गया है पूरा 1 घंटे में। तो इस तरह से परचेस मॉड्यूल के थ्रू आप काम कर सकते हो। लेकिन हाँ, बैकएंड से चीज़ें, बैकएंड से, या मैं कहूँ कि बैकएंड से मेरा मतलब है कि जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इसके लिए बेसिक चीज़ें हैं, जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट होना चाहिए था, जैसे कंट्री एंड पोस्ट कोड, ये सारी चीज़ें मैंने अभी नहीं बनाई, ये पहले से सिस्टम पे थी, तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया सारी चीज़ें पॉपुलेट करना। मैंने डायरेक्ट वेंडर कार्ड से शुरू किया और आपको डेटा दिखा दिया। वरना बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती हैं, नंबर सीरीज़ चाहिए, चार्ट ऑफ अकाउंट चाहिए, कंपनी इंफॉर्मेशन चाहिए, पोस्ट कोड, सिटी, कंट्री, करेंसी कोड, ये बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, जिसे हम कहेंगे कि हमारा सेटअप रिक्वायरमेंट है बहुत सारे परचेस के। तो परचेस के, फाइनेंस के, सेल्स के, ये सारे बहुत सारे सेटअप, कॉन्फ़िगरेशंस, सेटिंग्स, प्री डिफाइंड डेटा, ये सारी चीज़ें लेने के बाद आप यहाँ तक आते हो। तो अगर हम सिर्फ परचेस और वेंडर मॉड्यूल और इन्वॉइसिंग की बात करें तो 1 घंटे में ये टॉपिक कवर हो गया है, जो एक लिमिटेड टॉपिक था कि वेंडर और वेंडर से रिलेटेड चीज़ें, लेजर एंट्रीज, बेस अमाउंट, और वेंडर लेजर एंट्री से हम क्या क्या चीज़ें गैदर कर सकते हैं, हम कैसे इन्वॉइस तक पहुंच सकते हैं, हम कैसे उसके पहले की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर मुझे एक एक्सेल रिपोर्ट बनानी है तो मैं वेंडर लेजर एंट्री से ही बना सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे प्रिंट आउट चाहिए तो मुझे परचेस इन्वॉइस कैसे फाइंड करना है, कैसे उसका प्रिंट आउट लेना है। और अगर कुछ वर्ड पे मॉडिफाई करके आप निकालना चाहते हो तो यहाँ से डेटा आप इसे वर्ड पे भी लेके मॉडिफाई करके प्रिंट आउट दे सकते हो। बहुत सारे यूज़र्स ऐसा भी करते हैं। तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसे अगर मुझे किसी वेंडर को कॉल करना है और उसका कम्युनिकेशन टैब में उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस सब कुछ मेंशन है, तो मैं उसे कॉल कर सकती हूँ, उसे ईमेल कर सकती हूँ। उसका वेब पेज है तो मैं उसकी वेबसाइट देख सकती हूँ। तो ये कम्युनिकेशन के टैब का इफेक्ट है। अगर मेरे जनरल टैब में उसका स्टेट मेंशन है, उसकी कंट्री मेंशन है, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो कहाँ लोकेटेड है। अगर उसका GSTIN नंबर मेरे पास है तो मुझे पता है कि वो रजिस्टर्ड भी है। तो इस तरह से ये जो अलग अलग टैब में अलग अलग चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, अगर आप ध्यान से देखते हो इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हो तो वो सारे आंसर्स, मैक्सिमम आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो मैंने ये कोशिश पूरी की है कि आपको सारे आंसर्स मिले। एंड प्लीज़ शेयर योर फीडबैक टू मी, क्योंकि मैं 1 घंटे जितना बड़ा वीडियो बनाने की कोशिश कभी नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैंने कोशिश की है कि परचेस मॉड्यूल कवर अप हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।